स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये संविधान स्पेशल एपिसोड, जिसमें आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के सम्राट के पद का दूसरा रूप होता है, जिसे संवैधानिक प्रमुख का दर्जा जो है दिया गया। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन राष्ट्रपति को सर्वशक्ति संपन्न शक्तिहीन व्यक्ति बना दिया गया संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। बहरहाल इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति पद का उल्लेख आर्टिकल 52 में किया गया है और आज का ये पहला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से या श्रीलंका के राष्ट्रपति से? तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है सही होगा। ब्रिटेन का सम्राट, जो कि देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। बस अंतर यह होता है कि वहां पर सम्राट का पद वंशानुगत है, जबकि भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यानी रिपब्लिकन सिस्टम है, जो कि फ्रांस के संविधान से लिया गया। और यहां देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो निर्वाचित किया जाता है, न कि जो है ये पद वंशानुगत होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जबकि अमेरिका या फ्रांस या आपके जो है पड़ोसी देश श्रीलंका में यहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल रूलिंग सिस्टम है, और जहां पर राष्ट्रपति ही सर्व प्रमुख होता है। आर्टिकल 53 के अनुसार संघ के कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से ही कर सकता है। यह प्रावधान 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जबकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा और यथा उचित जो है जहां जरूरी होगा उसे जो है पुनरावलोकन के लिए जो है वापस भी कर सकता है। लेकिन मंत्रिपरिषद अगर उसे पुनः पास करके राष्ट्रपति के पास जो है उस विधेयक को भेजती है, तब राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करना नितांत आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती है। इस बात का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 53 में किया गया है। जबकि राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 52 में किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं बता दूं कि अपने आर्टिकल 53 में लिखा गया कि राष्ट्रपति अपने जो है कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, उसका इस्तेमाल स्वयं अथवा जो है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के जो है सलाह पर करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति होता है, बहुत बढ़िया होता है, क्या होता है? भारत का वास्तविक शासक, उपराष्ट्रपति, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, वास्तविक प्रमुख नहीं होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो ही नहीं सकता है। एक और विकल्प जो है यहां पर जोड़िए और उस विकल्प का जो है नाम दीजिए, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। अब ये प्रश्न जो है पूरा हो गया। राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, नाम मात्र का जो है प्रमुख होता है, देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, प्रथम नागरिक होता है, वो वास्तविक शासक नहीं होता। उपराष्ट्रपति खैर हो ही नहीं सकता। राज्य और सरकार का अध्यक्ष कोई सवाल ही नहीं होता है, और बहुमत दल का नेता तो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न देखें, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के लिए योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता जो है किस आर्टिकल में लिखी गई है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 58 में लिखी गई। किसमें लिखा गया है? आर्टिकल 58 में कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसकी न्यूनतम आयु कम से कम जो है कितने वर्ष की होगी? 35 वर्ष की होगी। वह भारत का नागरिक होगा। उसमें लोकसभा के सदस्य बनने की निर्धारित सभी योग्यताएं जो है होनी चाहिए।
वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। आर्टिकल 59 में जो है लिखा गया है कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प 100% जो है सही होगा। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? भारत के संविधान में राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 57 जो है कहता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए जो है योग्य होता है। तो अगर पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है, लेकिन कितनी बार योग्य है इस बात का कहीं कोई उल्लेख नहीं हुआ है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तो दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प जो है सही होगा। कुछ जो है इसमें एडिटिंग के पश्चात, यानी इसकी कोई जो है सीमा नहीं है। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही है। अब तक सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे हुए जो कि 2 बार जो है राष्ट्रपति रहे थे, और आप सबको पता है कि संविधान के जो है लागू होने के बाद से लेकर के और कब तक, तो पहली बार इनको जो है राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को जब बनाया गया तब इनको जो है मनोनीत किया गया था। तब कभी विधानसभाएं जो है नहीं थी। लेकिन दूसरी बार जो राष्ट्रपति हुए तो इनको बाकायदे इनका जो है निर्वाचन किया गया था, और लगातार 2 कार्यकाल तक जो है ये अपने पद पर बने रहे थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति पद का जो है निर्वाचन, इसका उल्लेख जो है किस आर्टिकल में किया गया? तो इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 55 में। किसमें किया गया है? आर्टिकल 55 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 55 में किया गया है कि इसका निर्वाचन कैसे होगा। कहां छोड़ दिए थे? अच्छा, 1962 1962 तक जो है लगातार ये राष्ट्रपति पद पर जो है बने रहे थे। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देख रहे थे कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, पहली बात तो किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं होगा, लेकिन उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरी बात, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष मत पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम। अप्रत्यक्ष मत प्रणाली जो है इस्तेमाल की जाती है, और अप्रत्यक्ष मत प्रणाली का मतलब जो है होता है, आप जानते हैं कि निर्वाचन पद्धति यानी जो है इलेक्शन सिस्टम 2 तरीके का होता है, एक डायरेक्ट और दूसरा जो है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जैसा कि आजकल जो है लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो जब हम लोग अपने एमपी को यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सांसद को जो है आम पब्लिक चुनती है, तो ये जो है डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम है। क्या है? डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम है। लेकिन यही जो है सांसद आगे चल करके राष्ट्रपति का जब चुनाव करता है तब यहां पर जो है ये इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम जो है कहा जाएगा, क्योंकि जो है जनता का प्रतिनिधि होता है जो कि राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेता है, और राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक यानी इलेक्टेड सांसद और विधायक, निर्वाचित सांसद और विधायक ही हिस्सा लेते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां कह रहा है क्या कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर जो है किया जाता है। एकल संक्रमणीय यानी सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। एकल संक्रमणीय का मतलब क्या होता है? सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। अगर जो है 4 उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव जो है लड़ रहे हैं, और कोई जो है सांसद या कोई विधायक जिसका नाम पी है, अगर जो है राष्ट्रपति पद के इन उम्मीदवारों को जब जो है वोट देने जाएगा तो उसका सिंगल वोट सबको ट्रांसफर होगा, इसीलिए इसको एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम कहते हैं। और ये जाएगा तो कहेगा कि मैं जो है सी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, बी को सेकंड प्रायोरिटी देंगे, डी को थर्ड प्रायोरिटी देंगे और बी को फोर्थ प्रायोरिटी देंगे, यानी इसका सिंगल वोट जो है सबको ट्रांसफर हो गया। यही एकल संक्रमणीय
ट्रांसफरेबल सिस्टम है, जबकि डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम में जब आप जाते हैं, अगर जो है 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं सांसदी का, अगर डबलुआ वोट देने गया तो किसी एक ही को जो है वो वोट देगा। और ईवीएम में तो खैर बताने की जरूरत नहीं है, एक बार जो है आपने प्रेस किया, वो पी कर दिया, उसके बाद काम ही खत्म हो गया। नहीं तो वो कभी मुहर वाला सिस्टम होता था। आप आज भी देखते हो, कोई बड़ा इमोशनल हो जाता है तो सबको वोट दे देता है बारी बारी से, लेकिन वो फिर किसी काम का नहीं रहता है। लेकिन यहां पर ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? समानुपातिक यानी जो है प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम होता है, यानी उसका वोट जो है सभी उम्मीदवारों में जो है प्रोपोर्शनली क्या होता है, उसकी वोट वैल्यू जो है बढ़ जाती है। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही होगा। अगला, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद। अगर राष्ट्रपति पद का जो है चुनाव में किसी तरीके का विवाद हो गया तो हमेशा इसका निस्तारण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 71 के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? 71 के तहत जो है किया जाता है। राष्ट्रपति का इलेक्शन कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इन सब का जो है इलेक्शन कराया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखें, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? जब राष्ट्रपति पद का जो है चुनाव होता है तो किस व्यक्ति को राष्ट्रपति होना चाहिए? उसमें उसके निर्वाचक मंडल से, यानी सांसद और विधायक, कहने का मतलब 1997 से पहले तक स्थिति थी कि 10 प्रस्तावक होते थे और 10 जो है अनुमोदक होते थे। कब तक? तो 1997 तक 10 प्रस्तावक और 10 जो है अनुमोदक होते थे। लेकिन अब जो है कितने होते हैं? तो 50 प्रस्तावक और 50 जो है अनुमोदक होते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प जो है सही होगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 जो है अनुमोदक होते हैं, और वो या तो सांसद होते हैं और नहीं तो विधायक होते हैं। या तो लोकसभा के सदस्य होंगे, नहीं तो राज्यसभा के सदस्य होंगे, लेकिन मनोनीत नहीं होंगे, यानी नॉमिनेटेड कैंडिडेट नहीं होंगे, इलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। अगला प्रश्न को देखिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, मैंने बताया निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और इलेक्शन कमीशन के द्वारा राष्ट्रपति का जो है चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, किसका? उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उसके बाद जो है और कौन सा? तो आप कहिए लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद जो है विधानसभा, उसके बाद जो है विधान परिषद। ये सब जो है इलेक्शन किसके द्वारा संपन्न कराए जाते हैं? ये सब के सब जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, यानी निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है संपन्न कराया जाता है। जबकि ग्राम पंचायत या नगर पालिका, ये जो है इलेक्शन जो होता है, ये राज्यों के इलेक्शन कमीशन के द्वारा, यानी राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा संपन्न कराया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। जब भी राष्ट्रपति चुनाव होता है तो उसमें जो पीठासीन अधिकारी होता है वो लोकसभा का हमेशा महासचिव होता है। अगला प्रश्न देखें, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए जो है नॉमिनेशन देने के बाद उसको 2 हफ्ते का समय दिया जाता है, यानी 14 दिन तक वो अपना प्रचार करता है। अपना प्रचार का मतलब, अब देश में कुल 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों की विधानसभाओं के साथ साथ दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाएं भी, उनके भी विधायक और राज्यसभा और लोकसभा के जो है सांसद, इन सबके बीच ये अपना प्रचार करता है। तो प्रचार क्या करता है? नियम के अनुसार हर पार्टी के पार्टी अध्यक्ष से जो है मिल लेता है, वही उसका प्रचार हो गया। क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हमेशा पार्टी व्हिप चलती है। यदि बीजेपी
कि आला हाई कमान के द्वारा जो है ये गाइडलाइन जारी किया जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को सबको वोट देना है, तो उनके जितने सांसद और विधायक हैं चाहे किसी भी राज्य से हों वो सब के सब जो है उसी को वोटिंग करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी यही होता है, वहां बस सांसद विधायक वोट लोकसभा और राज्यसभा के जो है सदस्य वोट देते हैं, सांसद वोट देते हैं, विधायक उसमें वोट जो है नहीं देते, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक दोनों वोट देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा? 14 दिन का समय इनको मिलता है, दूसरा विकल्प। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? आर्टिकल 56 में जो है कहा गया है कि राष्ट्रपति जिस दिन शपथ ग्रहण करेगा, भारत में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हमेशा 25 जुलाई को होता है, आप सब जानते हैं, राष्ट्रपति भवन में होता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के कर कमलों द्वारा इसे संपन्न कराया जाता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 56 में किया गया। क्या राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने के बाद अगले 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा? पुनर्निर्वाचन के लिए यानी री इलेक्शन के लिए, पुनर्निर्वाचन के लिए वह योग्य है, निर्वाचन के लिए योग्य है, इस तथ्य का उल्लेख जो है आर्टिकल 57 में जो है किया गया है। आर्टिकल 54 में इनका निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया। किसका? निर्वाचन मंडल, इलेक्टोरेट, इनका जो है निर्वाचन मंडल। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 58 में जो है राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख किया गया है। किसका? राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता यानी क्वालिफिकेशन फॉर प्रेसिडेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है कि प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब तक 1 या 2 विधानसभाएं भंग हो। जी हाँ, इस बात का जो है विशेष ख्याल रखा जाता है राजनीतिक रूप से, लेकिन सैद्धांतिक रूप से अगर जो है किसी राज्य की विधानसभा जो है भंग है और उस समय राष्ट्रपति चुनाव हो जाता है तो इस आधार पर राष्ट्रपति चुनाव को इनवैलिड नहीं घोषित किया जा सकता कि अमुक राज्य की विधानसभा भंग थी या वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। अगला प्रश्न को देखिए। अगला विकल्प, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य की विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से अधिक होता है। यह भी सही है। कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता। जी हां, अगर कोई भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है तो उसके लिए जो न्यूनतम कोटा होता है, कौन सा न्यूनतम कोटा होता है, वो क्या होता है? तो वैध मतों का 50% यानी आधा +1। अगला ये भी सही है, यानी जो है यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता है। और अंतिम कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो यह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में नहीं आता है, नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में ही आता है। आर्टिकल 71 में जो है इस बात का उल्लेख भी किया गया है। तो इस तरीके से यदि कोई उम्मीदवार मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः निर्वाचित नहीं हो जाता, कम से कम उसको जो है कुल वैल्यूड जो वोट होता है उसके आधे से एक अधिक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अंतिम विकल्प जो है 100% सही है। अगला प्रश्न को हम लोग जो है देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या संसद के द्वारा। राष्ट्रपति जब कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, हालांकि उस उम्र में हम लोग राष्ट्रपति बनाते हैं
कि वो इतना जो है सोच ही नहीं सकता। और आज तक भारत में किसी राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग का मतलब संविधान का अतिक्रमण, संवैधानिक व्यवस्था का जो है अतिक्रमण आज तक कभी हुआ ही नहीं। और नहीं भारत में किसी राष्ट्रपति के खिलाफ कभी जो है इम्पीचमेंट लाया गया, नहीं महाभियोग लाया गया। वो अलग बात है कि यह प्रावधान हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। अब राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है तो सिर्फ उसका जो है एक ही तरीका होता है, और वो होता है कौन सा? वो तरीका होता है इम्पीचमेंट, यानी महाभियोग। और महाभियोग का उल्लेख जो है किस आर्टिकल में किया गया है? 61 में किया गया है। इसको किस देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और इम्पीचमेंट हमेशा जो है संसद में, यानी लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। 2/3 बहुमत से पास हो जाए उससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बता दिया जाता है कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा, यानी उनको 14 दिन पहले पूर्व सूचना दे दी जाती है। राष्ट्रपति स्वयं या अपने वकील के माध्यम से लोकसभा या राज्यसभा में जिस सदन में उसके खिलाफ प्रस्ताव आया है उपस्थित होकर के अपनी सफाई जो है दे सकता है। अगर 2/3 बहुमत से जो है वो प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रपति को जो है उस दिन से अपना पद जो है खाली कर देना होता है, क्योंकि उस दिन जो है महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मान ली जाती है। आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग जैसी प्रक्रिया ना। अगला प्रश्न, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और एक सदन में लाया जाता है तो दूसरा सदन उसकी जांच करता है। अगर लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तो राज्यसभा जांच करती है, राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया तो लोकसभा जो है जांच करती है, और दोनों सदनों में जब इसे 2/3 बहुमत से, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास कर दिया जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मान ली जाती है। महाभियोग किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 61 में जो है इसका उल्लेख किया गया। अगला, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है? सदन के कुल सदस्यों के जो है कम से कम 2/3 सदस्य। और एक पूछता है कि महाभियोग प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा उस सदन के 1/10 सदस्यों का उस प्रस्ताव पर पहले से ही सिग्नेचर जो है दिया जाता है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने से पूर्व कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? अगर जो है किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, या किसी भी पद के लिए भारतीय संविधान में सर्वमान्य है, चुन लिया जाता है और बाद में किसी वजह से उसके जो है इलेक्शन को, उसके जो है चुनाव को इनवैलिड घोषित कर दिया जाए, तो अपने कार्यकाल के दौरान जो कार्य उसने किया है वो कभी इनवैलिड नहीं होता है, यानी उसकी संवैधानिकता की स्थिति क्या होती है? उसका जो कृत्य होता है वो विधिमान्य होता है, यानी वो जो भी काम किया है वो जो है विधिमान्य माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। यह प्रक्रिया कौन सा दोष नहीं है? महाभियोग, जिसको कि हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया था, और इसका जो है आर्टिकल 61 में उल्लेख किया गया है, 61 में जो है उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति संविधान का जब जो है अतिक्रमण करता है उस कंडीशन में जो है उस पर महाभियोग लाया जाता है। पहला विकल्प कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया उन्हें किसी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता। ये 100% जो है सही है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एमपी और एमएलए दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। एमपी और एमएलए बोले तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हिंदी में कहें तो सांसद और विधायक दोनों हिस्सा लेते हैं जो निर्वाचित हैं। मनोनीत जो है राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है तो विधानसभा के सदस्यों का उसमें कोई रोल नहीं होता है। महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही पार्टिसिपेट करते हैं। और मजे की बात यह है कि महाभियोग के दौरान इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड
बोथ कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट सिस्टम, यानी महाभियोग की प्रक्रिया में निर्वाचित और मनोनीत दोनों जो है सदस्य हिस्सा लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। विधानसभा ना, विधानसभा के सदस्य यानी विधायक सिर्फ जो है राष्ट्रपति बनाने में जो है अपनी भूमिका अदा करते हैं, राष्ट्रपति को पद से हटाने में उनको जो है बिल्कुल कुछ नहीं है। अगला प्रश्न, महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगा। यह भी सही है। अमूमन जो है सदन के द्वारा इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जो है भूतपूर्व न्यायाधीश और अगर लोकसभा में यह मामला है तो लोकसभा अध्यक्ष जो है इंक्वायरी कमेटी गठित करता है और राज्यसभा में मामला है तो सभापति इंक्वायरी कमेटी जो है गठित करता है। अगला प्रश्न, अगला विकल्प कह रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का अधिकार है यदि उस पर आरोप लगाया जाए और वह लोकसभा को भंग कर दे तो जनता की संसद अभियोग जनता न कि संसद अभियोग लगाने वाली होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रावधान जो दिए गए हैं अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर ही भंग करेगा। ऐसा नहीं है उसकी जब मर्जी कर दी तब जो है भंग कर दिया। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को जो नॉमिनेट किया जाता है उसके संदर्भ में भी मंत्रिपरिषद उसको सलाह देती है। आर्टिकल 42 1976 के तहत यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेगा वो बिल्कुल अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। लेकिन फिर भी ये व्यवस्था जब तक नहीं थी तो इन सब के आधार पर महाभियोग प्रक्रिया पर जो है उंगली उठाई जाती थी। सिवाय इसके राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव को जो है असंभव बना सकता था। ऐसा नहीं था। बाकी सब जो है इसकी प्रक्रिया जो ऐसी थी जिसमें कुछ न कुछ मामला गड़बड़ था। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश किस आर्टिकल के तहत जो है ये कार्य होता है? आर्टिकल 60 के तहत। आर्टिकल 60 के तहत जो है राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण संपन्न कराता है कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये शपथ ग्रहण कहां पर होता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति भवन में संपन्न कराया जाता है। राष्ट्रपति भवन में इनका शपथ ग्रहण समारोह होता है। और कब होता है? 25 जुलाई के दिन। कब? 25 जुलाई के दिन। दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प सही है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उपस्थित नहीं है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम जज होगा यानी जो न्यायाधीश होगा वो जो है राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराएगा। अगला प्रश्न, मुख्य न्यायाधीश वही पूछा है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष जो है शपथ ग्रहण करता है? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने। और बाकी प्रक्रिया वही रहेगी। कौन सा? आर्टिकल 60 के तहत। आपको बता दें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन तीन को छोड़ करके भारत के बाकी सभी पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का प्रावधान किस अनुसूची में जो है दिया गया है? तीसरी में दिया गया है। किसमें? तीसरी अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। सभी पदाधिकारियों के जो है शपथ ग्रहण के प्रावधान को सिवाय जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर चले गए ऐसी कंडीशन में तब जो है उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 65 के तहत। अनुच्छेद 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। यानी
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश में अगर उपलब्ध न हो या दोनों बीमार पड़ जाए, दोनों को कोरोना हो जाए या कोई भी ऐसी स्थिति जो है उत्पन्न हो जाए जब राष्ट्रपति पद खाली हो, तो आर्टिकल 65 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका निभा सकता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभा सकता है। और आज तक सिर्फ जो है एक बार हुआ है और वो हुआ है 1969 में, जब देश के पहले जो है मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई और बीबी गिरी जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, इलेक्शन लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया। तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो गया। तो 1969 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम एम हिदायतुल्लाह और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है 20 जुलाई से लेकर के 24 अगस्त तक 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाए थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका अधिकतम कितने दिन? तो सिर्फ जो है सिर्फ इतने दिन। कितना? 6 माह। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? एक प्रश्न जो है पूछा जाता है, आप सबको पता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है किसको देता है? राष्ट्रपति को। दोनों एक दूसरे को रिजाइन करते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसा बन जाए कि राष्ट्रपति महोदय और उपराष्ट्रपति महोदय दोनों मिले, अपना अपना जो है रिजाइन लेटर लिख करके, और ये उनको कहें कि तू ले या ये उनको कहें कि नहीं तू ले। तो ऐसी वाली जो कंडीशन हो, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों सेम टाइम एक दूसरे को जब रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, त्यागपत्र देते हैं, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति का ये कर्तव्य बनता है कि उनसे सीनियर अधिकारी जो है राष्ट्रपति है और वो राष्ट्रपति का त्यागपत्र को जो है क्या करें? स्वीकार करें। तो ये दोनों एक साथ जब त्यागपत्र देंगे तो हमेशा राष्ट्रपति का त्यागपत्र उपराष्ट्रपति स्वीकार करेगा और स्वीकार करने के बाद अपने समकक्ष, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, और अपने समकक्ष यानी किसको? लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को तुरंत ये इन्फॉर्म करेगा कि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, और तब लोकसभा का अध्यक्ष इस बात की सूचना मंत्रिपरिषद प्रमुख को देता है, यानी प्रधानमंत्री को देता है। यह प्रावधान है इस भारतीय संविधान में, अभी कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। राष्ट्रपति को महीने का 5 लाख रुपया मिल रहा है, उसको काट रहा है कि वो त्यागपत्र देगा। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? लोकसभा अध्यक्ष को सूचना दी जाती है, किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति के द्वारा, और जो है लोकसभा अध्यक्ष फिर जो है इस सूचना को किसको ट्रांसफर करेगा? तो प्रधानमंत्री को ट्रांसफर करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति की भूमिका निभा सकता है? उपराष्ट्रपति अधिकतम 180 दिन, यानी कितने महीने? 6 माह। 6 माह सिर्फ जो है राष्ट्रपति का पद जो है खाली रह सकता है। 6 महीना तक राष्ट्रपति का पद जो है खाली रह सकता है, उससे अधिक नहीं। और आर्टिकल 62 में तो यहां तक लिखा गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने में 6 महीना बाकी रहे, उससे पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। बहरहाल जब ऐसी कंडीशन आती है कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे, तब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है, यानी वाइस प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका में होता है, लेकिन अधिकतम कितने दिन? 6 महीने तक। और जब भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा, वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका में रहेगा, तब वो राज्यसभा का सभापति नहीं रहेगा। राज्यसभा का सभापति तब उस समय जो है राज्यसभा का उपसभापति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। और जब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा कौन? उपराष्ट्रपति, तब तक उसको राष्ट्रपति को मिलने वाली वो समस्त सुख सुविधाएं जो है उसे प्राप्त होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? कौन से राष्ट्रपति ऐसे हुए
जो कि केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो पदक्रम में जो है 10वें राष्ट्रपति थे, और ये राष्ट्रपति बनने से पहले जो है गृह मंत्री थे इंदिरा जी की सरकार में। और इनका कार्यकाल 1982 से लेकर 1987 तक रहा था। ये भारत के पहले जो है सिख राष्ट्रपति थे, और ये पहले राष्ट्रपति ऐसे थे जो कि गृह मंत्री पद से त्यागपत्र देकर वहां पहुंचे, जैसे प्रणब मुखर्जी साहब वित्त मंत्री पद से त्यागपत्र देकर के और जो है राष्ट्रपति बने थे। ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान वीटो शक्ति का जो है डाक विधेयक पर जो है इस्तेमाल भी किया था, और राजीव गांधी से अपने संबंधों के लिए भी जो है ये खासे चर्चा में रहे थे। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा। जाकिर हुसैन साहब ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और पहले राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल में ही यानी गुजर गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद बने, जो 1977 में वो भी अपने कार्यकाल में ही गुजर गए, और 1969 में ये भी अपने कार्यकाल में ही गुजर गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24 देखें। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो भारत के कितने ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति भी हुए हैं? तो उनमें बीबी गिरी, जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी एस राधाकृष्णन, उसके बाद जो है कौन से थे? एस राधाकृष्णन, आर के नारायणन कि के आर नारायणन? के आर नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, टोटल 6 लोग थे, तो 1 2 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, ऐसे 6 लोग जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों भूमिका में रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जबकि ज्ञानी जैल सिंह गृह मंत्री रहे थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? अरे यार, सॉरी फॉर दैट कि वही प्रश्न जो है फिर रिपीट हो गया है। अगला, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जो भारत के पदक्रम में 9वें राष्ट्रपति थे। पदक्रम में 9वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल जो है 1977 से लेकर के जो है 82 तक जो है रहा था, और निर्विरोध चुनाव जीतने वाले ये पहले राष्ट्रपति थे। लोकसभा के अध्यक्ष पद से यहां तक का सफर तय करने वाले पहले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, जब देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण अभी मैंने बताया था, नीलम संजीव रेड्डी। कब तक रहे थे? 1977 से लेकर के 82 तक रहे थे। उससे पहले ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, स्पीकर रहे थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता को निर्धारित करता है? आर्टिकल 57। आर्टिकल 55 में निर्वाचन पद्धति दी गई है, निर्वाचन प्रक्रिया या निर्वाचन पद्धति का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 54 में निर्वाचन मंडल दिया गया है, निर्वाचन मंडल जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया, और आर्टिकल 52 में जो है राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जनता पार्टी का शासन कब से कब तक? 1978 से 80 तक जो है रहा था। मोरारजी देसाई जो है पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए, और तब जो है देश के राष्ट्रपति महोदय जो है कौन रहे थे? तो उस समय देश के राष्ट्रपति
नीलम संजीव रेड्डी थे। फखरुद्दीन अली अहमद की मौत हो चुकी थी। ये दूसरे जो है देश के मुस्लिम राष्ट्रपति रहे और कार्यकाल में भी गुजर जाने वाले जाकिर हुसैन के बाद दूसरे व्यक्ति थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? तो भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु? जाकिर हुसैन साहब। कब? 1969 में। तब पहले कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति बनाए गए थे बीबी गिरी, और इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दिया। तो फिर दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई, तब जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती को बनाया गया था। तो अब तक जो है तीन जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। ये पुस्तकें जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके जो है ये जारी की गई हैं, इनको प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें। इस सेशन में आज बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। राष्ट्रपति पर अभी जो है एक और लेक्चर आना बाकी है, उसके बाद हम लोग उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।